हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। मैं ऑपरेटर्स का काफ़ी बार जिक्र करता हूं कि ऑपरेटर्स के बहकावे में नहीं आना चाहिए, या फिर ऑपरेटर्स जब उनको माल परचेज करना होता है तो बैड न्यूज़ लेकर आते हैं, और जब माल अपना सेल करना होता है तो वो गुड न्यूज़ लेकर आते हैं। और ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक प्री प्लान्ड होती है। ऑपरेटर्स काफ़ी सोर्सेज़ का अपनी तरफ से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर समटाइम्स हम जिन चीज़ों को न्यूज़ समझते हैं वो न्यूज़ नहीं होती, वो एक्चुअल में किसी की ओपिनियन होती है। तो इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा कि ऑपरेटर्स हैं कौन, और किस तरह की मार्केट साइकिल्स हैं, और किस मार्केट साइकिल में ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ लिया, तो मार्केट में जो ओवरऑल साइकोलॉजी है, जिस चीज़ के चलते ऑपरेटर सारा पैसा कमाते हैं, और जिस चीज़ के चलते यहाँ पर रिटेलर्स पैसा नहीं कमा पाते, वो सारी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर मेरा हैंडल @द विवेक सिंघल के नाम से है। सो जहाँ तक हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं कि ऑपरेटर्स हैं कौन, ऑपरेटर्स हर वो एक बिग साइज ट्रेडर और इन्वेस्टर है जो मार्केट में अच्छे खासे पैसे लेकर बैठा हुआ है। वो खुद से इंडिविजुअली हो सकता है, अपने पैसों का खुद से मालिक भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर दूसरों के पैसों को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर्स भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर ऑपरेटर का होना हमेशा गलत नहीं होता, इसको नेगेटिव तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में किसी को भी पैसा कमाना है तो मार्केट में हर किसी को एक स्ट्रैटेजी के बेस पर काम करना पड़ेगा, और उसी स्ट्रैटेजी के चलते यहाँ पर ऑपरेटर्स भी काम करते हैं। तो मार्केट में पैसा कमाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो मीन्स बिज़नेस की एक बेसिक सेंस है कि किसी भी अच्छी चीज़ को सस्ते प्राइस पर परचेज़ किया जाए और एक प्रॉफ़िट के साथ ऊपर के प्राइस पर निकाला जाए। तो जितनी भी दुकानदारी है, शॉपकीपिंग है, वो इसी के चलते की जाती है। चाहे वो साड़ियों का शोरूम है, चाहे वो मोटरसाइकिल्स का शोरूम है, चाहे वो कोई फैक्ट्री है, या फिर और कुछ भी कंपनी है, चाहे वो एक हॉस्पिटल है, मीन्स एनीथिंग। वहाँ पर टोटल कॉस्टिंग देखी जाती है कि मैंने उस मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने में कितना पैसा लगाया, उसके ऊपर एक प्रॉफ़िट का मार्कअप लगाया गया, से फॉर एग्ज़ाम्पल 20% और 30%, और उसके बाद उसको प्रॉफ़िट के साथ निकाल दिया गया। साथ में इसी तरीके से अगर हम कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं कि हमने किसी से माल खरीदा, उसको से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई शॉप है, और शूज़ की शॉप है, हमने बाटा से माल खरीदा, रिलैक्सो से खरीदा, या फिर मेट्रो के जो बाकी ब्रांड्स हैं उनसे परचेज़ किया, और उसके ऊपर 10-15% जो भी मार्कअप है उसको लेकर बेच दिया। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट में पैसा कमाने की। अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी मार्केट में रिटेलर्स पैसा नहीं कमा पाते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब मार्केट में चीज़ें सस्ती होती हैं, जब परचेज़ करने का टाइम होता है, उस टाइम पर रिटेलर्स डरे हुए होते हैं, और जिस टाइम पर मार्केट में बेचने का टाइम होता है, उस टाइम पर सारे ही रिटेलर्स एक्साइटमेंट में होते हैं कि अब तो ये बहुत ऊपर जाएगा, और जब चीज़ें नीचे गिरी होती हैं तब लगता है कि धरती फट जाएगी और आसमान गिर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पर परमाणु बम भी गिरेंगे और कोई भी नहीं बचेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जब हम परमाणु बम जैसे गिरने तक की बात करते हैं, उस टाइम पर रेदर देन हमें ये रिस्क लगे कि ये कंपनीज़ खत्म हो जाएँगी, अभी खरीदने का टाइम नहीं है, उस टाइम पर हमें अपनी जान के बारे में सोचना चाहिए कि अगर जान ही नहीं बचेगी तो इन स्टॉक्स को परचेज़ करके करेंगे भी क्या? और अगर जान बच गई, यानी कि परमाणु बम नहीं गिरा, तो इन सस्ते प्राइस पर इन स्टॉक्स को अगर ले लिया गया, तो हम अच्छे मुनाफ़े में आएँगे। तो बड़ी बेसिक सी सेंस है कि अगर स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए हैं और बहुत अच्छी कंपनी है, अगर वहाँ से भी कंपनीज़ बर्बाद ही होंगी, तो ये इकोनॉमिक्स जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक है, वो कंडीशन सारी बेकार हो जाएँगी। ऐसे ही किसी के पास कुछ नहीं बचेगा, जॉब्स नहीं बचेंगी, बैंक्स में जो फिक्स्ड डिपॉज़िट का पैसा है, वो सारा खत्म हो जाएगा, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो फिर स्टॉक प्राइस लेकर मीन्स उसकी चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो एक-दूसरे से खाने के लिए अनाज की बातें की जाएँगी कि कहीं से हमें खाने के लिए 2 टाइम का खाना मिल जाए या कुछ काम ऐसा मिल जाए। तो और अगर ऐसा नहीं हुआ, कंपनी सस्ती होने के बाद में बर्बाद नहीं हुई, बड़ी कंपनीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो मार्केट लीडिंग कंपनीज़ हैं अपने सेक्टर्स की। अगर वो बर्बाद नहीं हुई और हमने सस्ते प्राइस पे परचेज़ कर लिया, तो ऐसे ही हमारा अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। तो हम सब चाहते तो यही हैं कि मार्केट में अच्छी कंपनीज़ को सस्ते प्राइस पे परचेज़ किया जाए, लेकिन इमोशनली इस तरह से प्रेशर में आ जाते हैं कि हम सस्ता परचेज़ नहीं कर पाते। अब ऐसा ये किस चीज़ का प्रेशर होता है? ये एक्चुअल में जो प्रेशर है, ये प्रेशर है नासमझी का। हमने सीखा नहीं है, ये प्रेशर है इस बात का। हम टीवी ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं, ये प्रेशर है उन लोगों का जो टीवी पर आकर
अपनी-अपनी बातें कहते हैं और समझाने की बात कोई नहीं कहता, सिर्फ़ डराने की बातें की जाती हैं जब प्राइसेज़ सस्ते होते हैं और लुभाने की बातें की जाती हैं, यहाँ पर लालच दिलाने की बातें की जाती हैं, स्टॉक प्राइसेज़ को और अच्छा बताने की यहाँ पर कोशिश की जाती है जब स्टॉक प्राइसेज़ हाई होते हैं। हमें यहाँ पर बिल्कुल उल्टा करना है। अब ये उल्टा करता कौन है? जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ये सब उल्टा ही करते हैं। ऑपरेटर्स कौन? ऑपरेटर्स हर एक वो ट्रेडर जिसके पास अच्छा खासा पैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ लॉबी, देयर इज़ अ फ्रेंडशिप ऑफ 10 पीपल जिनके पास 500 करोड़ रुपीज़ ईच हैं, तो कुल मिलाकर उनके पास 5000 करोड़ रुपीज़ हैं। अब ये लोग पावरफुल हैं। अब सोच कर देखो कि एक ग्रुप जिसके पास 5000 करोड़ रुपीज़ हैं, क्या वे लोग मंत्रालय में जाकर बात नहीं कर सकते? क्या वो जो इनसे भी बड़े लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई मीन्स कोई भी म्यूचुअल फंड, क्या उनसे जाकर उनके चीफ से जाकर बात नहीं कर सकते? क्या ये लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जिनके पास 500 करोड़ रुपीज़ होते हैं कि वो जाकर बात कर पाएँ? जब कभी किसी के पास 500 करोड़ रुपीज़ होते हैं और वो कोई 3-4 करोड़ रुपीज़ की कार परचेज़ करने जाता है, तो वो एक एलीट ग्रुप होता है और वे ग्रुप आपस में एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ तक कोई भी अगर पहुँचा है, तो उसको पैसा कमाने के जो नियम हैं, जो कायदे-कानून हैं, जो तरीका है, जो आर्ट है, वो आती है, तो वे एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। और यहाँ पर ये एक आयरनी है कि जो गरीब है, वो अमीर को रिस्पेक्ट नहीं देता, जबकि एक गरीब ने अमीर को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनसे ये सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि आपने प पैसा कमाया कैसे? वो तरीका क्या है? और उन लोगों की अगर रिस्पेक्ट की जाए, उनके रिस्पेक्ट के ज़रिए उनके नज़दीक पहुँचा जाए, तो वो ऑफ़ कोर्स कोई भी इंसान अपनी बातों को शेयर करने में यहाँ पर मीन्स ऐसा कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता है, ऐसा कोई एक रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता कि मैं नहीं बताऊँगा आपको ये सब बातें। जब अगर सामने वाले को रिस्पेक्ट नज़र आती है तो वो सब बताते हैं। कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को अच्छी बातें बताने से मना नहीं करता। बस टीचर को ये समझ में आना चाहिए कि स्टूडेंट अच्छा है और वो ग्रो करना चाहता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ऑपरेटर है, मैंने जैसे बताया ऑपरेटर हर एक वो इंसान है, हर एक वो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और अगर वो अपना पैसा नहीं है, वो किसी और का पैसा है लाइक जो फंड मैनेजर्स हैं, चाहे वो पीएमएस हाउसेस के फंड मैनेजर्स हों, चाहे वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के हों, चाहे वो हेज फंड्स के हों, चाहे वो म्यूचुअल फंड के या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के हों, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। जिन लोगों के पास बल्क में बाय ऑर्डर डालने की ताकत है और बल्क में सेल ऑर्डर डालने की ताकत है, वे लोग एक्चुअल में यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं। जैसे मैंने बताया ऑपरेटर्स को भी पैसा कमाना है तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच लानी पड़ेगी और मार्केट में जैसे पैसे कमाने का तरीका सिर्फ एक ही है, सस्ता परचेज किया जाए अच्छी कंपनी को और एक मार्कअप के बाद उसको बेचा जाए, तो ऑपरेटर्स भी इसी नियम का, इसी कायदे कानून का यहाँ पर पालन करते हैं और इसी चीज को फॉलो करके ऑपरेटर्स पैसे कमाते हैं। रिटेलर्स की यहाँ पर गलती ये होती है कि इसी चीज को फॉलो करके पैसा बनाना चाहिए और पैसा बनता भी इसी चीज को फॉलो करके है। वो क्या सोचते हैं कि जब सस्ता हो जाएगा तब बेच दूंगा और जब और सस्ता हो जाएगा तब परचेज कर लूंगा, जबकि कोई भी अच्छी कंपनी जब टॉप से 30% गिरी हो तो वो और सस्ती ही है। वो और ज्यादा सस्ती होने के बदले मींस एक्सट्रीम पर जाकर ट्रेड करने के बदले सस्ती हो गई परचेज करो, वापस से लाइफ टाइम हाई जाएगी सेल कर दो। कोई चीज 100 रुपीज की है, 30% डाउन गई, 70 रुपीज की हो गई, 70 पर परचेज करो, वापस से 100 पर सेल करेंगे तो यहाँ पर 30 रुपीज बनेंगे, 70 रुपीज के ऊपर ये 42% होता है। दिस इज अ बिग अमाउंट, 43% होता है। सो 42.67% टू बी प्रिसाइज। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, ऑपरेटर ऐसे ही पैसे कमाता है। तो मार्केट में 3 साइकिल्स होती हैं बेसिकली 4 साइकिल हैं अगर हम इसको पूरे तरीके से समझें। एक होता है डाउन ट्रेंड कि ऊपर से प्राइसेस नीचे आने शुरू हुए, उसके बाद होता है नीचे आकर कंसोलिडेशन यानी कि प्राइस एक रेंज में है। जब ये ऊपर से नीचे आने के बाद में प्राइस रेंज में होता है तो यहां पर ऑपरेटर जानबूझकर स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाने के बदले सेम रेंज में रखकर एक लंबा टाइम स्पेंड करता है। वो टाइम स्पेंड क्यों करता है? वो टाइम स्पेंड करने का बड़ा सिंपल सा रीजन है कि ऑपरेटर चाहता है कि रिटेलर यहां पर गिरे हुए प्राइस पर अपने स्टॉक प्राइस को देखकर इतना परेशान हो जाए कि वो यहां पर सेल कर दे, परेशान होकर सेल कर दे कि आज के बाद इस मार्केट में आएंगे ही नहीं, यहां तो नुकसान हो जाता है, यहां तो वेट करना बड़ा मुश्किल है, ये एक इतना लंबा टाइम हो गया, लास्ट 1.5 ईयर से लेकर बैठे हैं, लास्ट 2 ईयर से लेकर बैठे हैं, लास्ट 6 मंथ से लेकर बैठे हैं, 9 मंथ से लेकर बैठे हैं एंड स्टॉक प्राइस इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो इस चीज को रिटेलर के माइंड में क्रिएट कराना चाहते हैं। अब वो रोकते कैसे हैं? क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनके पास ज्यादा पावर है। वो स्टॉक प्राइस को जब परचेज करना शुरू करेंगे एग्रेशन के साथ यानी कि हाई क्वांटिटी से, तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। जब तक वो हाई क्वांटिटी में परचेज करना शुरू नहीं करेंगे तब तक स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं। रिटेलर्स के प्रेशर से, रिटेलर के बाइंग करने से कोई भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाता ही नहीं है। और एक और बात, रिटेलर के बाय करने से जाएगा कैसे? रिटेलर यहाँ पर जब सस्ता होता है तब बाय नहीं करता, वो तो जब
महंगा हो चुका होता है तब बाय करता है। क्योंकि जब सस्ता होता है तो यहाँ पर ऑपरेटर जानबूझकर जो चीज़ डाउन ट्रेंड हो गई, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन को डाउन ट्रेंड के बाद जो कंसोलिडेशन है, उसको एक्युमुलेशन कहा जाता है। एक्युमुलेशन कहते हैं इकट्ठा करना, अपने पास एक्युमुलेट करना, जमा करना, बाय कर करके। तो ऑपरेटर वहां पर सस्ते प्राइस पर जो भी सेलर, जो भी रिटेलर सेल करने आता है, उसका सारा माल परचेज करते हैं और बाय करते रहते हैं, बाय करते रहते हैं, बाय करते रहते हैं। लास्ट 1.5 ईयर से अगर हम एकदम से ठीक बात करें, अक्टूबर 2021 से मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ने कुछ नहीं किया। ऑल द शेयर्स हैव कम डाउन, वो एक रेंज में काम कर रहे हैं नीचे आने के बाद में, और यहां पर ऑपरेटर लगातार बाय कर रहे हैं। अब जो ऑपरेटर बाय कर रहा है, तो ऐसे में क्या लास्ट 1.5 ईयर में ऑपरेटर ने पैसा कमाया? बिल्कुल नहीं। ऑपरेटर कभी भी ऐसा कभी नहीं करता कि वो हर महीने पैसा कमाए या हर 3 मंथ्स पैसा कमाए या हर 6 मंथ्स पैसा कमाए। क्योंकि ऑपरेटर को पता है कि अगर पैसा कमाना है तो उसको एक रेंज में लगातार बाय करना पड़ेगा, और वो बाय की रेंज कौन-सी है? जब डाउन ट्रेंड आ चुका होता है, डाउन ट्रेंड के बाद जब कंसोलिडेशन होता है, जिसको एक्युमुलेशन कहते हैं, वहां पर वो लगातार बाय कर रहा होता है, और जहां पर जितने भी रिटेलर्स हैं परेशान होकर उस शेयर्स को सेल कर देते हैं और मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक होल्डिंग इन ऑपरेटर्स के पास पहुंच जाती है, वो वहां पर उसको बाय करना शुरू करते हैं एग्रेशन के साथ। मीन्स जिस प्राइस पर भी जो भी सेलर आएगा उसका प्राइस से बाय कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 90 से 100 की रेंज में यहां पर सारी एक्युमुलेशन की गई। उसके बाद में 101 पर जितने सेलर्स आए सबका माल बाय कर लो, 101 प्राइस हो गया। फिर 102 पर जितना शेयर सेल करने के लिए आए वो भी बाय कर लो, 102 का प्राइस हो गया। 105 पर जितना आया, 102 से लेकर 105 तक जितना आया सारा बाय कर लो, यानी कि जितने भी सेलिंग ऑर्डर्स हैं 105 तक के प्राइस के सारे बाय कर लो। अब ये 105 प्राइस हो गया। ऐसे ही करके प्राइसेस को बढ़ाया जाता है। जब प्राइस लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचता है, तब रिटेलर्स को जनरली एकदम से झटका लगता है कि ये स्टॉक प्राइस तो ऊपर आ गया, यार कहीं मैं हाथ से छूट तो नहीं जाए। मीन्स ये तो अच्छी खासी चीज थी, अब ये नहीं रुकने वाला, अब तो ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए, इन्फ्लेशन भी कूल ऑफ हो गया, इंटरेस्ट रेट भी डाउन हो गए क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम करने शुरू कर दिए, यूएस मार्केट भी ऊपर हो गई, एंड टीवी पर इन स्टॉक्स के बड़े-बड़े टारगेट्स आने लगे। अभी टारगेट्स आए कहाँ से? ये एक्चुअल में जो ये ऑपरेटर्स हैं, जो ये बिग लोग हैं, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो अलग-अलग तरह के फंड मैनेजर्स भी हो सकते हैं। इन्हीं के कहने से आए कि अब थोड़ी-सी चटका मीन्स चटपटी-सी बातें करनी शुरू करो मार्केट में इन स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि स्टॉक प्राइस नीचे से वापस आ चुका है, ऊपर आ चुका है। जो स्टॉक लाइफ टाइम हाई 100 रुपीज़ था, 70 जा चुका था, जहां हमने 70 से 80 के बीच में माल को एक्युमुलेट किया। अभी वापस से 105 के आसपास है, 105 के आसपास है लाइफ टाइम हाई पर। अब इसके बड़े-बड़े टारगेट्स देना शुरू करो। अलग-अलग रिपोर्ट्स निकल के आनी शुरू होंगी और बड़े-बड़े टारगेट्स आएँगे, और वहां पर अब ये एक फीलिंग आएगी जिसको फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि सिर्फ मैं ही हूं जिसने मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये रिटेलर्स की फीलिंग आती है, रिटेलर्स के माइंड में फीलिंग आती है कि सिर्फ मैं ही हूं जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, और अभी भी अगर मैंने बाय नहीं किया तो ये स्टॉक प्राइस जो अभी 105 है, जिसको मैंने 70-80 भी देखा था, ये 150 पहुंच जाएगा, अब नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स की एक मेंटालिटी है यहाँ पर, जब चीजें सस्ती होती हैं तो उसको और सस्ता नजर आता है, जब चीजें महंगी होती हैं उसको और महंगा नजर आता है। जब चीजें सस्ती होती हैं उसको कंपनी बेकार नजर आती है, और जब चीजें महंगी होती हैं उसको कंपनी अच्छी नजर आती है। स्टॉक के प्राइसेस से, स्टॉक के बढ़ने से कंपनी को अच्छा मान लेते हैं, स्टॉक के गिरने से कंपनी को बेकार मान लेते हैं। जबकि कंपनी सेम है, कंपनी का बिजनेस सेम है, मैनेजमेंट सेम है, क्लाइंट सेम है, रेवेन्यू सेम है, नेट प्रॉफिट सेम है, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है समझ नहीं होने की, प्रॉब्लम है नहीं सीखने की। ये जो ईगो आ जाती है ना कई बार कि हम तो एकेडमिकली आईआईएम से पास आउट हैं, आईआईटी से पास आउट हैं, एमबीबीएस हैं या सीए हैं। वो अपना एक अलग एक्सपर्टीज वाला फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है। यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पर ह्यूमन साइकोलॉजी काम नहीं करती, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स काम करते हैं, उनके कैलकुलेशन होती है, कायदे कानून होते हैं, उनके वहां के एक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं, नए अमेंडमेंट्स आते हैं, उनको रीड करके हम वो काम करते हैं। सेम तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के डिफरेंट कायदे कानून हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट समझ है, डिफरेंट साइकोलॉजी है इनके पार्टिसिपेंट्स की। इनको समझना अलग चीज है, वो समझना अलग चीज है। फीवर की दवाई देना अलग चीज है, और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की माइंड के ऊपर उसकी दवाई एक अलग चीज है। यहाँ पर दोनों चीजों की पढ़ाई अलग अलग है। स्टॉक मार्केट में हम पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन बिना पढ़े कमाना चाहते हैं, जो राइट अप्रोच नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा कहता
कहता हूँ कि मार्केट में मीन्स अपने यूट्यूब चैनल पर 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, सारी देखो, एक-एक करके देखो और सबके नोट्स बनाओ, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको कमेंट्स में लिखो, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, समटाइम्स मेरे पास टाइम नहीं होता उनको रिप्लाई करने का, लेकिन रीड सबको करता हूँ और उसी फीडबैक के बेस पर मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोज़ को लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप सबके साथ रहता हूँ। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया सबसे पहले डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में चीज़ें नीचे आती रहती हैं। डाउन ट्रेंड क्यों आता है? डाउन ट्रेंड सिर्फ़ इसलिए आता है क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पर अपने माल को बेचना शुरू करता है ऊपर और उसके बाद में खरीदना बंद कर देता है। जैसे ही ऑपरेटर किसी स्टॉक को खरीदना बंद करेगा, स्टॉक प्राइस धीरे-धीरे अपने आप से नीचे आने लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक प्राइस ऊपर जाना बंद हो जाए। ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटर की बाइंग। जब तक ऑपरेटर बाइंग करता रहेगा, स्टॉक प्राइस ऊपर जाता रहेगा। द मोमेंट ऑपरेटर यहाँ बाइंग करना बंद कर देगा, स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्यों नीचे आना शुरू हो जाएगा? क्योंकि वो ऊपर जाना बंद हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जाना बंद हुआ, यहाँ रिटेलर परेशान होना शुरू हो जाएगा कि यार इस शेयर में तो कुछ रखा ही नहीं है, ये तो बढ़ता ही नहीं है, ये तो सेम रेंज में घूम रहा है। एक काम करते हैं, निकाल देते हैं, कोई दूसरा परचेज करेंगे। जैसे ही वो निकालने के लिए ऑर्डर डालेंगे, शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा। जैसे ही शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, जो बाकी रिटेलर्स हैं उनको थोड़ा सा दुख होने लगेगा कि यार ये तो शेयर प्राइस तो नीचे आ गया, ये तो हमने अच्छा करके परचेज किया था, या एक काम करते हैं इससे हम निकल जाते हैं, वो थोड़ा सा और नीचे आ गया। बस यही प्रेशर चलता रहता है और स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। जब नीचे आ जाता है, ऑपरेटर परचेज करना शुरू करता है और ऊपर ले जाना शुरू करता है, और जब वो ऊपर चला जाता है, तब वहां पर फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है रिटेलर्स के मन में, और वहां पर ऑपरेटर बेचता है, पब्लिक परचेज करती है। तो यहां पर 4 साइकिल्स हुई। डाउन ट्रेंड होना, नीचे कंसोलिडेट होना, नीचे डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन को एक्युमुलेशन कहते हैं। फिर अप ट्रेंड आना यानी कि ऊपर जाना, और ऊपर जाने के बाद में कंसोलिडेशन होना, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं कि वहां पर ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और जब नीचे आने के बाद में कंसोलिडेट करता है, एक ही रेंज में रहता है, उसको एक्युमुलेशन कहते हैं, क्योंकि ऑपरेटर एक्युमुलेट कर रहा है। तो ऑपरेटर तो जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का बेसिक रूल है, यानी कि सस्ता परचेज करना, ऊपर महंगा सेल करना, उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए पैसे कमा रहा है। जो रिटेलर है वो इसको बिल्कुल उल्टा कर रहा है, यानी कि सस्ता होता है तो डर के बेच देता है, महंगा होता है तो लालच में खरीद लेता है। तो जब बिल्कुल उल्टा करेगा रिटेलर, तो पैसे कमाएगा कैसे? ये तो मीन्स जनरल सी सेंस है। अगर हम शर्ट के बटन बंद करेंगे तभी बंद होगा, ओपन करेंगे तो बंद कैसे होगा? तो यही चीज मार्केट की है। अगर हम सस्ता परचेज करेंगे तभी तो ऊपर बेच पाएंगे, लेकिन अगर ऊपर परचेज करेंगे तो और ऊपर बेचेंगे, वो कैसे होता है? वो बड़ा मुश्किल काम है। उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ मीन्स अलग ही चीजें होती हैं कि वो, और बड़ी परसेंटेज पे वो लोग ट्रेड नहीं करते। वो 2% पे, 1% पे, हाफ परसेंट पे वो ऐसे स्कैल्पिंग करते हैं। वो बड़ी फास्ट ट्रेडिंग करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो लोग सुपर रिच बनते हैं। वो लोग कभी एज सच सुपर रिच नहीं बनते। एक तो एक्सेप्शन की बात अलग है। यहाँ पर जनरल सेंस यही है। तो ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर हैं इंडिविजुअल्स एंड फंड मैनेजर्स, इंस्टीट्यूशंस, और जो बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनको ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बाइंग पावर रखते हैं, सेलिंग पावर रखते हैं। जब सेलिंग करते हैं तो स्टॉक प्राइस नीचे आता है, सेल बाइंग करना छोड़ देते हैं तो भी स्टॉक प्राइस नीचे आता है, और जब नीचे बाइंग करना शुरू करते हैं और एग्रेसिव होकर बाइंग करना शुरू करते हैं तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। तो जो ऑपरेट कर सके, जो स्टॉक प्राइसेस को ऊपर या नीचे ले जा सके, उसको ऑपरेटर कहते हैं। ये कोई अलग से ऐसा नहीं है कि कोई उपाधि दी गई है, कोई डेजिग्नेशन होती है, किसी कंपनी में कोई डेजिग्नेशन होती है, या ट्रेडर की कोई डेजिग्नेशन होती है। नो, दिस इज ए क्लास, दिस इज ए कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिनके पास पावर है, और इन लोगों के पास इतनी पावर है कि जितने भी रिच लोग हैं, इंक्लूडिंग ऑल डेजिग्नेटेड पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो जितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहीं ना कहीं रीच होती है इस चीज की। मैं यहाँ पर नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब लोग, बड़े लोग आपस में कनेक्टेड हैं, पुअर लोग आपस में कनेक्टेड हैं। पुअर लोगों को अगर रिच बनना है तो रिच के कनेक्शन में आना पड़ेगा, उनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, यही एक तरीका है। अदरवाइज अगर दो पुअर साथ में मिलेंगे और वो रिच को डिसरेस्पेक्ट करेंगे, तो यहां पर वो रिच को यहां पर हेट करेंगे, और रिच को हेट करेंगे तो उनकी आदतें अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। अगर एक पुअर को, फाइनेंशियल पुअर की मैं बात कर रहा हूं, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। सो फाइनेंशियली पुअर अगर रिच को रेस्पेक्ट करेगा तो उनकी आदतों को लेने की कोशिश करेगा, और वही चीजें फिर वो कर पाएगा। यहां पर गलती क्या होती है कि हम रिच बनना चाहते हैं, लेकिन रिच को डिसरेस्पेक्ट करके बनना चाहते हैं। वो एक गलत तरीका है। इस तरीके से हम रिच बन नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस चीज की हम रेस्पेक्ट नहीं करते, उसकी आदतें अपने अंदर लाना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, और जिसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं उसकी आदतें अपने अंदर लाना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है।
तो इसीलिए भक्ति भी की जाती है। भक्ति क्यों की जाती है कि हम भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं, और जब हम भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं तो भगवान की जो आदर्श हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, उनको अपने अंदर लाया जाता है। तो अगर भगवान के बताए हुए अच्छे रास्ते पर चलना है तो उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। कोई इंसान अगर भगवान की रिस्पेक्ट नहीं करता हो, उनको बुरा बताता हो, तो भगवान के बताए हुए आदर्श पर वो चल ही नहीं सकता। सेम तरीका यहाँ पर ये है, जो फाइनेंशियली पुअर है, अगर वो रिच की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो रिच की आदतें अपने अंदर नहीं ले पाएगा, और फिर वो रिच बनना फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऑपरेटर को हमें फॉलो करना है, मीन्स ऑपरेटर बनना है। ऑपरेटर का मतलब क्या है? ए पर्सन हु हैज़ ए पावर इन द मार्केट, हु इज़ ए रिच मैन एंड हु बिलॉन्ग्स टू द रिच कैटेगरी, फाइनेंशियली रिच कैटेगरी। अगर हमें ऑपरेटर बनना है तो उसका एक ही तरीका है कि जो काम करने का तरीका ऑपरेटर का है, हम उसको फॉलो करें। जब वो सस्ता परचेज़ करता है तो हम भी सस्ता परचेज़ करें। ऑपरेटर महँगा सेल करता है तो हम भी महँगा सेल करें। यही सारा ऑपरेटर का गेम है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। अब आपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, और लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, और अगर इसकी वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूं। अगर रिप्लाई नहीं कर पाया, पढ़ूंगा जरूर, और अगली वीडियोस में आपके पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ब्लेसिंग्स की जरूरत हम सबको है, आपको भी मुझे भी। आप भी ब्लेसिंग्स देते रहिए, और मैं आपको सिखाता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नोटिस के साथ। तब तक जय हिंद।